नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में प्रदेश का पहला हेली हब स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की इस योजना पर केंद्र सहमत हो गया और केंद्र ने राज्य सरकार से इसके लिए जमीन का प्रस्ताव भेजने को कहा है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हरियाणा की सिविल एविएशन परियोजनाओं के बारे में बैठक के बाद दी है। इस दौरान सीएम ने बताया कि हरियाणा की हेली हब योजना पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है और बहुत जल्द हरियाणा द्वारा इसके लिए जमीन तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करके एक प्रोजेक्ट केंद्र को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में सिविल एविएशन पर वेट दरें कम किए जाने को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार में सहमति बन गई है। अब हरियाणा में सिविल एविएशन पर वेट दरें 20% से कम करके 1% रखी जाएंगी। इससे हरियाणा में नए बन रहे हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों और पायलट ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना में मदद मिलेगी। वहीं उड़ानों की संख्या में भी वृद्धि होगी। गांव मोहना में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने अपने घर में सो रही मां बेटी की हत्या कर दी है और विधवा गीता रानी के पति विक्रम की करीब 8 माह पहले हार्ट फेल होने से मौत हो गई थी। इसके बाद गीता अपनी 8 साल की बेटी स्मृति व 5 साल के बेटे सूक्ष्म के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन विवाद चल रहा था। रात्रि को पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों को मां बेटी की चीख पुकार की आवाजें भी सुनी। पड़ोसी घर के बाहर भी पहुंचे लेकिन घर के अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाए। हत्यारोपी ने 5 साल के सूक्ष्म पर भी तेजधार हथियार से सिर पर हमला किया था। हमले के बाद सूक्ष्म बेहोश हो गया और हमलावर उसे मृत समझकर फरार हो गया। सूक्ष्म सुबह जब होश में आया तो वह खून से लथपथ बाहर आया और अपने चाचा के घर पहुंचकर पानी मांगा तो लोगों को घटना के बारे में पता चला। अब पुंडरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन यह घटना समाज के लोगों को शर्मसार भी कर देने वाली है, क्योंकि जिस समय हमला करने वाले मां बेटी पर हमला कर रहे थे और मां बेटी बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आया। क्या लगते हैं आपके? ये ताऊ के लड़के हैं जी। तो आपको कैसे पता लगा जी? मैं रात को घर सो रहा था जी, 11:30 गुरु की बात है। तो अचानक मैंने किलकी सुनाई दी तो मैं लट्टू बाड़ा तो देखा भाई किलकी पड़ रही। तो फिर मैंने इसके भाई पर फ़ोन किया, दर्शन तक गया भाई किलकी पड़ रही यार आ जा। तो इन्ना इस दूसरे भाई पर फ़ोन किया सीलू से सील पर सड़क वाले घर वाले पा भाई न्यू करके आ जा तो भाई किलकी पड़ रही। तो आगा मैं तो आंदा नहीं भाई, मैं चल मैंने टीटू का नंबर दे देता हूँ। इसके भाई है जो छोटा लड़का इसका, मेरे ताऊ का छोटा भाई है इसका लड़का है जो विक्रम का। तो उस पर फ़ोन करे उन्होंने, मैंने उसके अगला बात करी उसकी घरवाली के साथ। मगर टीटू न्यू बात हो रही यार किलकी पड़ रही था मैं जो। तो उसकी गाड़ी ने कहा चलो आवा। तो मैं घर तो अपने बाहर निकल का चौंक पा गया जी। चौंक पाए पीछा मैं ना इनकी वेट करी भाई आवेंगी 5-4 मिनट में। दर्शन ऊपर कोठे पा गया था, चल भाई आ जाएंगे तीनों खट्टी चल लांगे। मैंने 5-10 मिनट बाट देखा जी उठा चौंक पा, मैं भी अपने घर वापसी चले गया। तो सवेरी 5:40 के 5:55 के इसी के हो रहता। तो इसका लड़का आया छोटा है जो सूक्ष्म, मेरे घर आया बाज का। वो बोलिया अंकल पानी दे दे मैंने। तो मैं बाहर लिकड़ी एकदम घर वाली बाहर लिकड़ी देखा भी खून में लथपथ था। तो खून में लथपथ गेली मेरे पास फ़ोन करे भाई आ जा। यो सूक्ष्म आया, वो बोलिया भाई देखा उसका गो था जी, सिर पट रहा था उसका, सारा खून में लथपथ था। वो बोले अंकल पानी दे दे मेरा पानी और कुछ की हुई। तो उसका पानी पिलाया। तो मैंने वो पानी पिलाया पीछे मैंने अपने चाचे का लड़का ये सन्नी है, इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के और वो गुरु नानक हॉस्पिटल में भेज दिया जी। तो यहाँ नहीं देखा आपने आके? नहीं, रात तो ये फिर पहले घर के आएंगे जी। देखो मैं कैसे एक विधवा लगाई के घर कैसे रात को 11 बजे कूद सकता हूँ। बच्चे हैं? एक सूक्ष्म है जी लड़का, एक 8 साल की लड़की है और घरवाली है गीता। तो ये सुबह पता लगा आपको? नहीं, मुझे तो रात को 11:20 पे पता था सर। मैंने इनको भाइयों को बता दिया था। लड़के का नहीं आया यहाँ? नहीं कोई नहीं आया जी। मैं चौंक पे लेकिन मैंने वेट की तो कोई नहीं आया। मेरा नाम विनोद है जी। सरकार द्वारा खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी नहीं किए जाने से खफा किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए तहसीलदार कार्यालय के बाहर पड़ाव लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसानों के धरने का पता चलते ही नायब तहसीलदार हरदेव सिंह किसानों के बीच पहुंचे और मामले की मांग को जल्द पूरे करने का आश्वासन दिया। जिले का किसान सभा का प्रधान हूँ। आज का प्रदर्शन इसलिए किया है, पूरे हरियाणा के अंदर बाड़ी, जीरी, ईख और गन्ना की ईख की और बाजरे की गिरदौरी होनी है। वो 30 नौ का लेटर है, इन्होंने अब तक कुछ नहीं कराया। इन्होंने शुरुआत ही नहीं करी और कह रहे हैं कि 15 तारीख को हमने रिपोर्ट देनी है। यानी कि 13 दिन निकल गए और 2 दिन रह रहे हैं। और ये जो किसान है जब ये जाते हैं ना पटवारियों के पास, वो कहते हैं जी हमारे पास चिट्ठी नहीं आई। एक तरह से वो हमें सही दिखाई देते हैं भाई चिट्ठी नहीं आई।
हम यहाँ आते हैं, ये कहते हैं चिट्ठी चली गई। जो 5 तारीख के बाद वर्षा से जो फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी के लिए आए हैं, और इस संबंध में हमें 8-10 को सरकार से लेटर प्राप्त हुआ है। परसों ही हमने उसमें ग्रुप में सभी की ड्यूटी लगा दी, सभी पटवारियों की, और जल्द ही उसकी रिपोर्ट वो भेज देंगे सरकार। तो फिर भी आपकी तरफ से ड्यूटी लगा दी गई है, खामियां क्या खा रही हैं? खामियां तो 5 तक गिरदावरी होती है। गिरदावरी खत्म होने के बाद जो फसल खराब हुई सरकार से ऑर्डर आने के बाद ही स्पेशल गिरदावरी की जाती है। तो अभी किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होगी, जो तहसीलदार कार्यालय है उसको ताला भी लगा दिया जाएगा। तो इनको बोल दिया, इनको समझा दिया गया कि पटवारी गिरदावरी करें, उसमें समय लगेगा, सबको गांव में जाना पड़ेगा, जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो भेज जाएगी। रबी की फसलों की बुआई शुरू होते ही डीएपी खाद को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। किसान डीएपी खाद के लिए मारा फिर रहा है। डीएपी की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों से जुड़े किसान रतिया के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहां प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया। और मांग पत्र सौंपते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि डीएपी खाद के स्टॉकिस्ट जानबूझकर डीएपी की कमी दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है और मोटे मुनाफे के चक्कर में इसकी कालाबाजारी हो रही है। इतना ही नहीं, किसानों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के किसानों को खाद देने के बजाय दुकानदार पंजाब के किसानों को मोटे मुनाफे में बेच रहे हैं। वहीं इस मामले में रतिया एसडीएम ने कहा है कि वे इस बात को लेकर पहले से ही सतर्क हैं और यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि खाद की कालाबाजारी न हो। इसके लिए उन्होंने डीलरों को आदेश दिए हैं, उनके पास मौजूद स्टॉक का प्रतिदिन रिकॉर्ड मेंटेन करें। विभाग लगातार औचक निरीक्षण कर छापामारी करेगा और अगर कहीं भी जरा सी भी लापरवाही अथवा डीएपी खाद की कालाबाजारी नजर आई तो तुरंत संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर बार पता होता है कितनी खाद की खपत है हमारे क्षेत्र में। जानबूझकर ये खाद की किल्लत करके मतलब ब्लैकमेल करवाने का काम सरकार खुद कर रही है और प्रशासन के अधिकारी इसमें शामिल हैं और लोग खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। जानबूझकर इसकी किल्लत दिखाई जा रही है, मगर इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी बड़ी बनाकर पेश किया जा रहा है। आज किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आया तो उन्होंने कहा कि जो खाद की समस्या है, ब्लैकमेलिंग चल रही है और ब्लैक मार्केटिंग में मतलब ये अपना खाद दूसरे लोगों को बेच रहे हैं, किसानों को नहीं मिल रहा है। इस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज सुबह ही हमने जो खाद विक्रेता है इनकी एक यूनियन की मीटिंग बुलाई थी और हमने इनको आदेश दिया है कि अपने जो दुकान है उसके बाहर जितनी भी आपके पास स्टॉक है, चाहे वो डीएपी का स्टॉक है, चाहे यूरिया का स्टॉक है, चाहे जिप्सम का स्टॉक है या दूसरी जो भी खाद इनके पास अवेलेबल है, तो उसको लिखित में हर रोज़ अपने पास स्टॉक का विवरण रखे और जो भी दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक आया है और इतना हमने बेचा है वो भी तरतीब के अनुसार रखे। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इस तरीके से कार्य करेंगे। तो ऐसा है, इस बारे में कोई भी कोताही खाद विक्रेताओं की तरफ से बरती गई तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। छापेमारी भी की जाएगी इसको लेकर? नहीं, मैंने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यदि ब्लैक मार्केटिंग की बात किसी को पता चले तो वो मेरे फ़ोन नंबर पर पर्सनल मुझे कॉल करके बता सकते हैं। हरियाणा में 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद प्रक्रिया को किसानों के विरोध के बाद 3 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया गया था। खरीद शुरू हुई है, वैसे तो 10 दिन हो गए हैं, लेकिन करनाल जिले के कुंजपुरा की अनाज मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्राली की लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि मंडियों में धान की आवक और उठान में कितना अंतर है। लाइनों में लगे किसानों का कहना है कि सुबह 4 से 5 बजे से लाइन में लगने के बावजूद भी कई घंटों से पहले उन्हें गेट पास नहीं मिल पाता। कुंजपुरा अनाज मंडी में हो रही इस व्यवस्था को लेकर कुंजपुरा मार्केट कमेटी के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि मंडी में जगह की तंगी होने के चलते किसानों के धान की खरीद और उठान के समय लगता है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब गेट पास ऑनलाइन काटे जाते हैं, इसलिए किसानों को कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। देखिए, मंडी का साइज़ छोटा है कंपैरेटिवली और आवक हो जाती है हर बार ज़्यादा ही होती है, तो इस वजह से थोड़ा इश्यूज़ आते हैं कि लाइनें लगती हैं। प्लस एक चीज़ और है कि इस बार जो है सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो गेट पास ऑनलाइन कट रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए दे हैव टू वेट। ऐसा नहीं है कि मैनुअल कटते जाएं और वो तो एक इस गेट पे 1 नंबर पे बैठे हुए हैं और 1-2 नंबर गेट पे बैठे हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इन दोनों गेट से एंट्री होती है, तो वहाँ पर ट्रैली रुकती है और उसके बाद में गेट पास काटे जाते हैं, उसके बाद ही उनकी एंट्री तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। नाम और कहाँ से आए आप? हिसम सिंह है जी, गांव दनियालपुर जी। अच्छा, कब से खड़े अंकल जी? 5 बजे से जी। 5 बजे से खड़े हैं? हाँ जी। तो फिर नंबर नहीं आया आपका अब तक? 10:30-11 का वक्त हो गया। हाँ जी, अभी तक नंबर लंबा समय क्यों लगता है फिर? ये आगे चल रहे जी, उधर से बढ़ जाए लोग जी।
और कुछ एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि उत्तर प्रदेश का गेहूं जो है वो बड़ी मात्रा में आता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो लोकल किसान है उसका गेहूं जीरी जो है उसकी नहीं बिक पा रही है। आज यूपी का तो आ रहा है जी, अब भी 20 ट्राली खड़ी जी, अभी भी ट्रालियाँ खड़ी हैं यूपी की जी, ये तो खड़ी हैं जी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार की पहले प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि जो लोकल लोग हैं उनका धान बिके? नहीं कर तो रखा सरकार ने पोर्टल जी, फिर पोर्टल की हरियाणा के दे रहे जी पोर्टल, तो ये है अब मेरा पोर्टल है, मैं किसी को दे दूं, यूपी को दे दूं, बाहर दे दूं, ये बात हो रही है, बुरा हाल हो रहा है। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में चलाए सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए पर्वतारोहण अभियान में अंबाला की छात्रा ईशा उन 4 छात्रों में शामिल है जिन्होंने यूनम चोटी पर देश का झंडा गाड़ा। ईशा की इस उपलब्धि से शिक्षा विभाग व उसके अभिभावक काफी खुश हैं। बचपन में एक हादसे के दौरान उसने अपना एक हाथ गंवा लिया था और ईशा का कहना है कि वह अब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर देश का नाम रोशन करना चाहती है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन से हूँ। मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। सरकार द्वारा जो यूनम चोटी का अभियान चलाया गया उसका मैं एक हिस्सा हूँ। काफ़ी खुशी हुई मुझे कि मैं इस अभियान में सेलेक्ट हुई और टोटल हम लोग 66 बच्चे और 9 टीचर्स थे हमारे साथ और हम लोगों ने भरतपुर से लेकर समिट कैंप तक हमने चढ़ाई 6 तारीख को स्टार्ट कर दी थी और भरतपुर से हम लोग टोटल 4 भरतपुर से जो हम समिट कैंप तक बच्चे सारे पहुँचे थे वहाँ से टोटल हम लोग 4 बच्चे निकले। करीबन हम लोग 1 बजे स्टार्ट कर दी थी, हमने चोटी पे चढ़ते चढ़ते स्टार्टिंग कर दी थी और 7 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे। रास्ते में कई रुकावटें आई और मैं बीच में रुक भी गई थी, बट मैंने अपने टीचर्स और अपने माता पिता को याद किया और काफ़ी हौसला जाहिर हुआ और मैं यूनम चोटी तक 7 बजे पहुंच गई हुई। करनाल के सेक्टर 32-33 स्थित नरसी विलेज के पास एक कार की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान एसपी कॉलोनी धीरज के रूप में हुई है। धीरज अपने साथी छोटू के साथ सेक्टर 33 में एक मकान से पेंट का काम करके घर लौट रहा था। जैसे ही वह नरसी विलेज के नजदीक पहुंचे तो एक रोंग साइड से आ रही कार ने धीरज को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा होता देख गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि धीरज की पत्नी गर्भवती है। पुलिस जांच अधिकारी नारायण ने बताया कि इस मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम के समय हमारे को सूचना मिली थी कि सेक्टर 33 नरसी पार्ट 2 नरसी विलेज मार्केट के पास एक एक्सीडेंट हो गया। जो मौके पे पहुंचने से पहले ही जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ था उसको राहगीर परिवार वाले शायद इसको करनाल हॉस्पिटल में लेके आ गए थे। तो उसके बाद वहाँ से करनाल पुलिस चौकी से रुका प्राप्त करके यहाँ पे 175 की कार्रवाई करती है। उसमें मुकदमा दर्ज बनता है वो कर दिया। तो इसमें जो गाड़ी है वो गाड़ी ले ली कब्जा पुलिस। कोई गिरफ्तारी सर? गिरफ्तारी अभी कुछ। कहाँ की है गाड़ी सर? गाड़ी करनाल की। अंबाला शहर में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा अंबाला के नारायणगढ़ रोड पर हुआ, जहां एक बाइक पर 2 युवक के साथ एक बच्चा सवार थे। वहीं पीछे से एक ट्रक आ रहा था। कट मारने के चक्कर में जब बाइक सवार ट्रक से आगे निकलने लगा तो अचानक ट्रक की चपेट में आ गया और उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। सर आप यहाँ मौके पे पहुँचे हो, क्या मामला है जी? अभी डायल 112 पे कॉल किया था उन्होंने। जब डायल 112 यहाँ पे पहुँची मौके पे पता लगा यहाँ से एक बंदे को चोट आई है, एक बंदा की डेथ हो चुकी है, हॉस्पिटल में पहुँचा दी है। ये उनके साथ एक छोटा बच्चा था, वो किसी लेडीज़ के पास यहाँ रखा हुआ है। नहीं, जिस बंदे की डेथ हुई है जी वो बाइक पे थे? वो बाइक पे थे। किसके साथ टक्कर हुई है जी? ये ट्रक के साथ टक्कर। अच्छा, एक ट्रक के साथ टक्कर हुई है, एक बंदे की मौके पे हमारे पास पकड़ा हुआ है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।